आफ्ताब लिए, क्या बात है। आफ्ताब का मतलब है सूरज। वो जो फिरते थे आफ्ताब लिए, क्यों अंधेरे न मिट सके उनसे, क्यों उन्होंने अंधेरे नहीं मिटाए। जो आफ्ताब हाथ में रखने का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, तो वो अंधेरे नहीं मिटा सके इस युग के, इस संसार के। तो ऐसी बात राठी साहब ने कही है। बना लगा एक ऐसा समाज सुधार आंदोलन बना जिस आंदोलन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी महिलाएं करती, और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो समाज के वंचित तबके कर रहे हैं, जिनको एक एक उनकी गरिमापूर्ण स्थान नहीं मिला, और युवा लोग कर रहे हैं, वो स्वयंसेवी भावना से आ गया। तो इस प्रकार का एक आंदोलन, इस तरह का एक जन अभियान को बन गया था, जिसमें बहुत सारी चीजें, किताबें लिखी गई, जिसके अंदर नाटक तैयार हुए, गीत तैयार हुए, और गांवों के अंदर, अनेकों गांवों के अंदर, लगभग सैकड़ों गांवों की यात्रा की हो, जिन यात्राओं के माध्यम से आम जन के साथ बातचीत की गई, संवाद किया गया, और उन्हें कक्षाओं के अंदर लाने के लिए प्रेरित किया गया। तो ये इस प्रकार का एक समाज सुधार आंदोलन था, जो आंदोलन राठी साहब के व्यक्तित्व से बच नहीं पाया। उनकी नजर बहुत पहनी थी, वो देखना चाहते थे कि किस तरह से समाज के अंदर, हरियाणा जैसे समाज के अंदर महिलाएं जो हैं वो चौपाल के अंदर चढ़ के आ रही हैं, महिलाएं जो हैं वो डीसी के दफ्तर के अंदर धरना दे रही हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया चल रही है, गांव की साधारण महिलाएं जो घरों से चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती हैं, और अगर वो इस तरह का एक सामाजिक, एक तरह का कार्यक्रम चला रही है खुद, और उनकी अपनी जो समस्याएं पड़ती है, वो शराबबंदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, तो एक प्रकार का ऐसा एक माहौल जिसको राठी साहब ने भी बहुत बारीकी से देखा, और अनेक इस प्रकार के कार्यक्रम हुए। मुझे याद है खास करके वो कार्यक्रम चीन में हुआ करते, जिसके अंदर जनाब बलवीर राठी जो हैं वो बहुत ही गंभीरता के साथ एक तरह से जुड़े हुए थे, और पूरे समाज के अंदर ये जो हरियाणा के समाज में ये प्रक्रिया चल पड़ी, इसको समझना चाहते थे वो खुद भी। और जब जितना वो समझ पाते थे कि ये कैसा एक तरह से आंदोलन है, जिस आंदोलन ने इतने बड़े पैमाने के ऊपर लाखों महिलाओं को घरों से बाहर निकाल दिया, एक भूमिका ले रही है वो महिलाएं, तो ऐसा कैसे हो गया, ये एक तरह की आश्चर्य की बात थी। जैसे अभी कल ही जो पूरे देश के अंदर जो छात्र आंदोलन खत्म हुआ है, ये भी आश्चर्य की बात है। लगता ऐसा है कि इतना युवा, लाखों की संख्या के अंदर युवा जो है वो पूरे देश में कैसे एकदम से आंदोलन करने के लिए खड़ा हो गया। तो ये साक्षरता अभियान एक अलग प्रकार के आंदोलन थे, जिस आंदोलन के अंदर इस तरह से करके वो समाज को बदलने की भावना के साथ आ गए कि समाज बदलना चाहिए, और समाज के अंदर एक जनतांत्रिक जो वातावरण है, जिसके लिए जिसके अंदर सारे लोग अपनी अपनी बात कह सकते हैं, तो ऐसे वातावरण की गहरी इच्छा लेकर जो लोग आ रहे थे, राठी साहब की नजर उन लोगों के ऊपर थी। वो इसका गहरा विश्लेषण करते थे, वो समझना चाहते थे कि किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, किस तरह का सामाजिक बदलाव भी आ रहा है। तो उस समय हमारा 1995 में उनके साथ एक साक्षरता अभियानों के जरिए जुड़ाव बना, यानी कि सामाजिक काम करते हुए ही जुड़ाव बना। मैं सीधे तौर पे ना उनका विद्यार्थी हूँ, सीधे तौर पे ना उनके साथ मुझे मतलब कॉलेज में काम करने का अवसर मिला, लेकिन एक ऐसा प्रेरणादायक व्यक्ति जो पूरी गोष्ठी के अंदर, अभी जैसे हम 3 घंटे के लिए लगभग कार्यक्रम करेंगे, तो ऐसे ही वो कार्यक्रम भी 3 घंटों से भी ज्यादा हुआ करते। राठी साहब जो है वो बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत तन्मयता के साथ, आराम से, खामोशी से बैठे हुए पूरे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते, और आखिर में आकर जब लास्ट में बारी आती, क्योंकि उनका कर्ज ऐसा था कि उनके इस कारण से हम उनसे अध्यक्षता ही अक्सर करवाते थे, तो वो कुछ चंद बातें बहुत ही धीमी आवाज के अंदर, जैसे कि वो अपनी शायरी भी बार बार ऐसे ही करते थे, तो वो चंद बातें वो हमारे सबके सामने रखते, तो वो बातें वास्तव में एक तरह से निश्चित तौर पे सीखने को बहुत कुछ उनसे मिलता था। वो बातें बताती थी कि समाज के अंदर जो प्रक्रिया चलती है, उसमें राठी साहब का जो एक तरह से व्यक्तित्व है, जो दरअसल एक बहुत ऊंचे स्तर की शायरी करने वाला व्यक्तित्व है, तो वो कैसे इन बारीकियों को देखता है। तो इस प्रकार की यात्रा उनके साथ हमारी रही। बाद में सच राज्य संसाधन केंद्र में
कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम हुए जहाँ शायरों को, लेखकों को और कलाकारों को, संस्कृति कर्मियों को हम लगातार बुलाते रहे। और उसमें डॉक्टर ओम प्रकाश ग्रेवाल भी एक व्यक्तित्व थे। तो कुल मिला के इन लोगों के बीच में जो संवाद होता था हरियाणा के समाज को लेके, तो हरियाणा के समाज की बहुत बारीक एक तरह से नजर रख के बारीकी के साथ उसकी समीक्षा करते थे कि समाज की गति कैसे बढ़ रही है, युवा किस दिशा में जा रहा है, किसान की हालत क्या है। ये तमाम मुद्दे जो हैं वो उनके माध्यम से सुनने समझने को मिलते थे। तो इस तरह से हमारा संबंध राठी साहब के साथ जो है वो बना। और बाद में जब उनकी किताबें पढ़ने को मिली, जो उनकी शायरी है खास करके, उससे जब हमने देखा, समझा, कुछ कोशिश की समझने की, क्योंकि हमारा सीधा रिश्ता ना तो उर्दू भाषा से रहा है, ना शायरी की कोई जो एक तरह की विधा है, ना उससे कोई बात बनी। लेकिन ऐसे व्यक्तित्वों के साथ बैठते हुए, समझते हुए उनकी बातों को और उनसे प्रेरणा लेते हुए जो कुछ भी बातें हमें समझ में आई, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ अगले 2-4 मिनट में। बहुत ज्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि और बहुत सारे यहाँ ये गजल असल में अरबी और फारसी संस्कृतियों की देन है। ये भारत में बहुत बाद में आई और इसी कारण से शायद अरबी जुबान और फारसी जुबान में गजल की रचना जो है वो होती थी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुश्किल है काफी, ये कठिन एक माध्यम है अपनी बात को कहने का, जो राठी साहब ने अपनाया। ये एक खास बात उनके बारे में लगी, तो मैं इसलिए ये बात का जिक्र कर रहा हूँ। और खास करके गजल जो है वो प्रेम का एक तरह से इजहार है, प्रेम की अभिव्यक्ति है गजल, ऐसा माना जाता है। जो अदीब शायर जो बात करेंगे शायद वो इसको और भी ज्यादा खुलासे से बताएंगे। हमारे बीच में कुछ संस्कृति प्रेमी और कलाकार जो बैठे हैं, तो शायद उनको इस बात का एहसास उनके माध्यम से और होगा। ये जो प्रेम की भाषा इतनी शानदार भाषा है जो अभिव्यक्त होती है। और एक और बात है कि जहाँ एक तरफ ये इस्लामिक संस्कृति की एक तरह से उपज है गजल, उसके बावजूद ये बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि गजल के जरिए कोई भी धार्मिक प्रचार करने की बात नहीं, किसी भी प्रकार से गजल का इस्तेमाल अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया गया। जो सूफी संतों की जो गजलकारी थी वो एक अलग प्रकार की मयार रखती है, वो एक अलग प्रकार की बात है। वो असल में ईश्वर से प्रेम करना सिखाती है और वो ये कहती है कि जो इंसानियत है वो किसी न किसी रूप में धर्म से ऊपर है। तो इसलिए अपने धर्म से प्रेम करने की बजाय आप पूरे इंसानियत से, पूरी मानवता से प्रेम करो, ये संदेश गजल देती है। और इसी कारण से गजल का जो असली चरित्र बनता है जो धर्म निरपेक्ष है। और ये बात आप समझ सकते हैं, राठी साहब ने अपने किताब के अंदर लिखा है कि स्कूल में पढ़ते हुए ही उन्हें कविता लिखने का शौक हो गया था, लेकिन थोड़े ही समय के बाद वो गजल की तरफ आकर्षित हो। तो ये जो एक उनकी यात्रा है, ये यात्रा अपने आप में ये बताती है। हालांकि कविता का भी अपना एक पूरा का पूरा एक संसार होता है, वो मैं नहीं यहाँ बात कर रहा उसकी। लेकिन जो व्यक्ति बचपन में ही, स्कूल के समय में ही कविता लिखने की तरफ जो झुकाव उनका पैदा हुआ जिस व्यक्ति का, और थोड़े समय के बाद वो गजल की तरफ शिफ्ट होता है, तो यही से एक बात ये साफ तौर पे दिखाई देती है कि वो किस प्रकार की धर्म निरपेक्ष मानसिकता उनके बचपन से ही उनके जहन का हिस्सा बनने लग गई थी। और ये बात राठी साहब ने व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे से साझी की है, पूरी तरह से अंदर तक तोड़ दिया। और मैं इतना गमगीन हो गया इस बंटवारे की त्रासदी से। छोटे से उम्र थी उनकी उस समय 1947 के अंदर, क्योंकि 1934 में उनका जन्म होता है लाखन माजरा के अंदर। और 1947 की ये जो बंटवारे की त्रासदी है, ये कितना उन्हें अंदर तक एक तरह से मतलब परेशान कर रही है। तो ये वो व्यक्ति है जो इतना संवेदनशील उसी समय बना और जिसने कविता से तुरंत अपने आप को गजल की दुनिया के साथ जोड़ लिया। और गजल की दुनिया के साथ जब उन्होंने जोड़ा तो अंबाला का शहर है वो,
और उसमें शायरों के साथ बहुत सारा संवाद उनका बना। और शुरुआत में कॉलेज के अंदर ही कुछ इस प्रकार के प्राध्यापक थे जो शायरी के अंदर एक तरह से बहुत रुचि रखते थे, तो वहां से उनकी यात्रा एक तरह की शुरुआत जो है वो होती है। एक और देखिए, यूं अंधेरे निकल गए जिनको, यूं अंधेरे निकल गए जिनको, वो उजाले भी क्या उजाले थे, क्या उजाले थे उनकी इतनी ही साथ। वाह। आओ अपने खून का मांगे खुदाओं से हिसाब, जो खुदा बने फिरते हैं इस संसार में, अपने आप को खुदा से कम नहीं मानते हैं, राठी साहब चुनौती ले रहे हैं। आओ अपने खून का मांगे खुदाओं से हिसाब, जो निचोड़ा अपने जिस्मों से कहां बेचा गया। एक और आप शेर देखिए इसी तरह से, है उन्होंने जाल सा फैलाया हुआ, है उन्होंने जाल सा फैलाया हुआ कि हर आदमी उसमें उलझा हुआ है। ऐसा जाल है इस व्यवस्था का जो राठी साहब की नजर से बच नहीं पाया कि व्यवस्था जो है वो किस प्रकार का एक ताना बाना बुनती है हमारे आसपास, जिसमें मनुष्य जो है वो एक तरह से फंस कर रह जाता है। और इसी तरह से एक और बात देखिए, जहां की हमने, जहां संसार, जहां की हमने क्या सूरत बना दी, कह रहे समाज को, जहां की हमने क्या सूरत बना दी, ये हर सूरत में दोजख लग रहा है, दोजख लग रहा है, दोजख लग रहा है का मतलब, दोजख का मतलब है नर्क। तो ये जो एक पूरी की पूरी छटपटाहट है इस दुनिया के अंदर, जो एक तरह से बुराइयां हैं, जो क्रूरताएं हैं, जो इंसान को इंसान से दूर करती हैं, ये सारी की सारी जो समाज के अंदर एक इस प्रकार की अनावश्यक बेड़ियां हैं, ये कहना चाहिए। उन्होंने इन बेड़ियों की तरफ बखूबी अपनी कलम से, अपनी शायरी से बहुत तीखा असल में प्रहार किया है।